डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने गैमेटोजेनेसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसी टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा जो कि कमिंग एग्जाम के लिए अच्छा होगा आपके लिए। वो वहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कुछ ऐसे हैं इसका जो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो oogenesis डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। oogenesis टाइम टू टाइम रुक जाता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता है, बीच बीच में रुकता है। देखेंगे प्रोफेज 1 में रुक जाता है, मेटाफेज में भी रुक जाता है, मेटाफेज 2 में। तो जब oogenesis के बारे में जानेंगे तब वहां पे डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब शुरू होता है? जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है। प्यूबर्टी के स्टेज से शुरू हुआ और पूरे लाइफ तक रहेगा, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी के टाइम में, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये स्टार्ट हुआ? होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, प्यूबर्टी का स्टेज आता है, तो प्यूबर्टी के स्टेज तक आने के बाद हमारा क्या होता है? हाइपोथैलेमस, जिससे कि क्या रिलीज होता है, जिससे क्या सिंथेसाइज होता है, सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप देखिएगा कि वहां पे हाइपोथैलेमस के लिए 2 न्यूक्लियाई होता है और दोनों न्यूक्लियाई से डिफरेंट न्यूक्लियाई से ये रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल बचपन से ही है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। इतना ही नहीं है, जब सेंस ऑफ विजन, हम किसी भी तरीके का अगर सीन देखते हैं, अगर मान लो कि हम कुछ सेंसुअल सीन देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो सेंस ऑफ विजन से वो स्टिमुलस आएगा और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेगा। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होता है, बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन करता ही करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता ही करता है, वैसोप्रेसिन सिक्रीट करता ही करता है। ऑक्सीटोसिन भी सिक्रीट किया, वैसोप्रेसिन भी सिक्रीट किया। इसके साथ साथ सेंस ऑफ लव डेवलप होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। सेक्सुअल डिजायर बनता है हाइपोथैलेमस की वजह से। सेक्सुअल डिजायर के बाद सेटिस्फैक्शन भी यहां से, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन हाइपोथैलेमस में ही होता है। एंग्री, इगर, रेग, ये सब हाइपोथैलेमस से होता है। तो ये सब जो इमोशंस है, ये सभी इमोशन हाइपोथैलेमस को एनी हाउ वो एक्टिव करता है।
और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये चूंकि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा और ये अल्टीमेटली एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर देगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने बताया कि हाइपोथैलेमस से अल्टीमेटली एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव करेगा, इससे GnRH और फिर यहाँ से FSH और LH दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होगा। ये FSH और LH क्या करेगा और मैं ये क्यों बता रहा हूं? आप कहेंगे कि सर आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाने जा रहे हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे क्या कर रहे हैं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका एक रिलेशन है, अभी मैं आ रहा हूं। हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है आखिर ये अल्टीमेटली ये क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लैडिग सेल्स है। हमने बताया ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लैडिग सेल। और अगर हम इसका टीएस कर लेते हैं तो हमने इसका टीएस किया, देख लो कि मैं इसका टीएस कर लेता हूं। अगर हम टीएस करते हैं तो इसके अंदर जो आपको मिलता है सेल इस तरीके का मिलता है। ये क्या हुआ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अल्टीमेटली इस तरीके से, और बीच बीच में यहाँ पे सर्टोली सेल्स होगा, बीच बीच में सर्टोली सेल्स होगा और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्यूब आप सही तरीके से बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हमने ये बताया कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और उसके बाद सर्टोली सेल्स है, इसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और ये हुआ मेल जर्माइनल एपिथेलियम। मेल जर्माइनल एपिथेलियम ही प्रोसेस करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस आगे बढ़ाता है। सर्टोली सेल्स क्या करेगा, ये नरिशमेंट का काम करेगा, जो स्पर्म इसने बनाया है उसका नरिशमेंट ये करेगा सर्टोली सेल्स। तो सिर्फ ये नरिशमेंट ही नहीं, इसीलिए इसको नर्स सेल भी कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये सिर्फ नरिश ही नहीं करेगा बल्कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करेगा। लिख लीजिए, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करेगा और ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर का भी काम करेगा। इतना ही नहीं, ये एंटी मुलेरियन फैक्टर्स को भी डेवलप करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसी सर्टोली सेल्स पे क्या एक्ट करेगा, तो ये FSH, ये जो FSH है ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, इसीलिए मैंने ये बताया FSH। आपको लग रहा होगा कि मैं एंडोक्राइन पे क्यों आ गया, तो ये FSH सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। आपको ये भी मालूम होगा कि FSH यानी हार्मोन को एक्ट करने के लिए एक रिसेप्टर का होना जरूरी है। तो सर्टोली सेल्स में जो FSH का जो रिसेप्टर्स होता है वो कहाँ होता है मालूम है, वो होता है न्यूक्लियस में। सॉरी, FSH का जो रिसेप्टर्स होता है ये न्यूक्लियस में नहीं बल्कि ये सरफेस पे होता है। ठीक है, FSH का रिसेप्टर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। लेकिन किसका रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में होगा, सर्टोली सेल्स में जो एंड्रोजन का रिसेप्टर्स होगा वो न्यूक्लियस में होगा। एंड्रोजन का जो रिसेप्टर्स होगा वो न्यूक्लियस में होगा।
तो हमने ये देख लिया कि इसका FSH का रिसेप्टर सर्टोली सेल्स के सरफेस पे होगा, लेकिन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर सर्टोली सेल्स के न्यूक्लियस में होगा। और जब ये FSH सर्टोली सेल्स को कंट्रोल करेगा तो यहां से दो चीज होगा, एक इनहिबिन रिलीज होगा और दूसरा ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तैयार होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लेकिन ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस को और सपोर्ट मिल जाएगा जब ये जो लैडिक सेल्स है, इस लैडिक सेल्स से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन निकल आएगा, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रमोट कर देगा। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा था। तो हमने ये एक प्रैक्टिकल थॉट देखा कि कैसे आपका हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, कैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अल्टीमेटली हार्मोनल कंट्रोल के अंदर गिरफ्त है, उसके अंदर रेगुलेटेड है। तो हम देखते हैं, मैंने ये बताया कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि स्पर्म बनता है आखिर कहाँ होता है, तो ये मैंने बताया कि ये मेल जर्माइनल एपिथेलियम है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका जो टीएस है मेल जर्माइनल एपिथेलियम। तो ये जो मेल जर्माइनल एपिथेलियम है, इसी मेल जर्माइनल एपिथेलियम का एक मैं टीएस बना करके, एक सेक्शन सिर्फ छोटा सा बना करके यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या हो रहा है और ये कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया ये क्या है, ये जर्माइनल एपिथेलियम, मेल जर्माइनल एपिथेलियम लिख सकते हैं, एपिथेलियम। निश्चित रूप से कैसा होगा, ये डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगा, उसके बाद ग्रोथ होगा और उसके बाद जाके वो मैच्योर होगा, तब किसी के काम के लायक हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगा और किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो माइटोटिक डिवीजन से बेस्ट कोई डिवीजन नहीं, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन बहुत फास्ट होता है। आपको मालूम है कि पर डे 100 to 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होता है एक एडल्ट में, पर डे की बात मैं बोल रहा हूं। निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना होगा और मल्टीप्लाई करने के लिए, फास्ट करने के लिए माइटोटिक डिवीजन से बेहतर कोई डिवीजन नहीं होता। वुंड्स को अगर भरना होता है, घाव को अगर भरना होता है तो माइटोटिक डिवीजन से ही वो भरा जाता है, फास्ट। तो हमने ये देख लिया है कि इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जो जर्माइनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई करेगा। और कैसे करेगा, तो माइटोटिक डिवीजन से करेगा। और मान लो कि मैं एक सेल को लेकर के, इस सेल को लेकर के बढ़ा, तो ये एक सेल अल्टीमेटली दो हुआ। एक ही बार नहीं होता है, बार बार होता है, कई बार होता है, 1000 बार होता है। मैंने बताया कि बहुत बार होता है। तो ये जो आखिर अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन फेज में आया, माइटोटिक डिवीजन हुआ और ये जो बना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया दो तरीके का होता है। इसको कहते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और इसको कहते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया।
टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ये स्टेम सेल की तरह काम करता है और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस में जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टाइप का स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, टाइप बी। और टाइप ए स्टेम की तरह काम करता है, स्टेम सेल की तरह काम करता है। आपको मालूम है कि स्टेम सेल किसको कहते हैं? स्टेम सेल वैसे सेल्स को कहते हैं जो अपना मेंटेनेंस, जो अपने नंबर को खुद बना के रखता है। जैसे मान लो कि अगर ये एक सेल है, इसने 2 डिवाइड किया, फिर ये 2 डिवाइड हुआ, ये 2 डिवाइड हुआ, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, स्टेम सेल उसको कहेंगे कि एक तो ये डिवीजन आगे बढ़ गया और दूसरा ये जो सेल है ये सेल फिर इसी को बना देगा। यानी स्टेम सेल कभी खत्म नहीं होने वाला सेल, ये आगे भी एक ब्रांच आगे भी डिवाइड कर रहा है और दूसरा ब्रांच इसको भी बनाया जा रहा है, उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। तो इसीलिए स्टेम सेल फिर से वो स्पर्मेटोगोनिया बना देगा। हमने देखा कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जाएगा। तो अभी तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का फेज हुआ था, इसके बाद क्या होना है? मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने बताया ग्रोथ फेज होना है, ग्रो होगा। इसको ग्रोथ फेज में क्या होगा? कुछ साइटोप्लाज्म आएंगे, उसमें कुछ न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरी है। ग्रोथ के लिए साइटोप्लाज्म का फुल ऑफ न्यूट्रिशन का बहुत जरूरी है। तो ये इसका साइज बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें भी कंपटीशन है। सभी स्पर्मेटोगोनिया को मौका नहीं भी मिल सकता है। कुछ इंक्रीज हो जाएगा, कुछ अपना ग्रोथ कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा हो जाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। जो ग्रो नहीं कर पाएगा, जो कमजोर रह जाएगा, जो टूटा फूटा रह जाएगा, काम खत्म। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्रो करने के बाद जो बना, जो ग्रो कर लिया, मान लो अभी तक ये जो मैं बता रहा था कि जो ग्रो कर लिया, ये इसको मैं एक को लेकर के बढ़ रहा हूं। ये मान लो कि ये ग्रो कर लिया और ये अभी तक डिप्लॉयड ही है, ये भी डिप्लॉयड है, सभी डिप्लॉयड है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन अब ये ग्रोथ कर गया तो इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? अभी एक और मुसीबत है। पहले मुसीबत ये है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी तक क्या है? डिप्लॉयड ही है, डिप्लॉयड ही है। और अल्टीमेटली हमें बनाना क्या है? हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, यानी हैप्लॉइड स्पर्म बनाना है। तो निश्चित रूप से हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा जो डिवीजन है वो है मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। मियोसिस, तो मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, और जिसकी वजह से ये एक अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? अब ये हैप्लॉइड क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये हैप्लॉइड बना और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और आगे यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस 2 होगा, इसी में मियोसिस 2 होगा। तो इसमें मियोसिस 2 कर देते हैं, इसमें मियोसिस 2 कर देते हैं। तो हमने देखा मियोसिस 2 होगा।
और अब ये जो बना ये अल्टीमेटली क्या बन गया, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिड, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, मैटिड्स। और यही स्पर्मेटिड सभी बन जाएगा क्या, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड ही बन गया स्पर्मेटोजोआ। ये टेल का पार्ट नहीं है, ये मैंने एरो बनाया है, ये एरो बनाया है, लेकिन इसमें हमने टेल बनाया है, तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि ये क्या है, मैंने बताया ये क्या है, ये हुआ स्पर्मेटोजोआ, यानी ये स्पर्म हुआ, यानी ये स्पर्म हुआ। कितने स्पर्म बने, 4। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 1000 स्पर्मेटिड है तो कितने स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 1000 ही बनेगा, तो ये 1000 ही बनेगा। यानी दूसरे तरीके से अगर 1000 स्पर्म बनाना है तो कितने स्पर्मेटिड की जरूरत है, तो 1000 की ही जरूरत है। लेकिन 1000 अगर स्पर्मेटिड बनाना है तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत है, तो ये देख लो, इसका हाफ हो गया, ये 4 है, ये 2 है, इसका मतलब ये 1000 है, तो ये 500 हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या हो गया, 500 हो जाएगा। लेकिन फिर अगर कहेगा कि 1000 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत है, तो देखो ये 4 है, तो ये 1 है, इसका मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर किस तरीके से समझ में कैसे है। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाना है तो डिवाइड बाय 1। सेकेंडरी स्पर्मेटिड से यानी स्पर्मेटोजोआ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को निकालना है तो डिवाइड बाय 2, और ये डिवाइड बाय 4, प्राइमरी के लिए डिवाइड बाय 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रोसेस को, स्पर्मेटोजोआ बनाने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने के प्रोसेस को, कन्वर्जन को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और मैं एक और भी टर्म बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको लिख देता हूँ। 3 टर्म है, तीनों टर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला तो हमने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा मैंने बताया कि एक है स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या हुआ, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होता है, इसमें टेल वगैरह नहीं रहता है, और यहाँ से यहाँ होता है तो बहुत सारा चेंजेस आता है। ये इस लायक हो जाता है कि मोटाइल होना है और अपने आप को एक्टिव भी रखना है, इसीलिए इसके साइटोप्लाज्म का डिस्बर्समेंट हो जाता है। ये साइटोप्लाज्म का
टेल रीजन में आ जाता है, उसके बाद हेड रीजन कोनिकल हो जाता है, और उसके ऊपर एक्रोजोम आ जाता है, एक्रोजोम जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है जो स्पाइरली अरेंज रहता है, जिसको नेवन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो कन्वर्जन होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन जब एक बार स्पर्म बन गया तो हमने देखा था कि ये जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स और ये जो मदर सेल्स है, तो यहाँ से अगर ये स्पर्म बन गया, एक मान लो ये स्पर्म बन गया, तो जैसे ही बना वो फट से तुरंत आकर के सर्टोली सेल्स से चिपक जाता है, सर्टोली सेल से चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? मान लो बच्चे का जन्म हुआ तो उसको फीडिंग चाहिए ना जी, नरिश चाहिए, नरिशमेंट चाहिए ना, इसके लिए ये एक तरीके का स्पर्म बच्चा है, और जैसे ही ये जन्म लेता है वो तुरंत सर्टोली सेल्स, मदर सेल्स के पास चले जाता है और न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन हमेशा के लिए तो वो चिपका रहेगा नहीं। ये नहीं कि एक बार अगर फीडिंग के लिए चिपकाया तो जिंदगी भर चिपकाए रखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब ये न्यूट्रिशन ले लेता है, जब ये मैच्योर हो जाता है और उस लायक हो जाता है कि वो रिमूव कर सके, तब जाकर के ये रिमूव हो जाता है, तब जाकर के ये हट जाता है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स या रिमूवल ऑफ स्पर्म, रिमूवल ऑफ स्पर्म, ये अच्छा सेंटेंस होगा कि रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, इसी को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या हुआ कि सर्टोली सेल्स से रिमूवल, रिमूवल ऑफ स्पर्म, इसको कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा तीनों टर्म, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ आप ये देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। बार बार सुनिए इसको, कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो मैंने इस तरीके का नंबर बताया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे मैं आज का क्लास बंद कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिव एकेडमी। थैंक यू।